स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो इतिहास का सीरीज चल रहा था उसमें क्लास 6 का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था क्लास 6 का मैंने आपको बता दिए थे। तो जो आज का ये जो वीडियोस होने वाले हैं ये क्लास आपका 7 का होने वाला है। 7 का हिस्ट्री में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस बुक का जो नाम है हमारा अतीत पार्ट 2 नाम है। पार्ट 1 जिसका हमारा अतीत 1 है वो 1 क्लास 6 का है, ठीक है। तो इसमें अगर के नीचे में आइएगा तो इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर के इस क्लास 7 में देखिएगा, टोटल यहाँ पे 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो एक एक चल के करके हम देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस बुक्स को हम बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। जैसे कि अगर के लास्ट वाला वीडियो अगर के पार्ट 1 में जो हम क्लास 5 का क्लास 6 का जो पढ़ाए थे, अगर के आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले उसका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही पहला चैप्टर्स में आइएगा जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों के पड़ताल। यानी कि हम जो क्लास 6 में जो देखे थे, सॉरी दोस्तों, क्लास 6 में जो देखे थे उसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखे थे, किस तरीके से वहाँ पे लोगों ने विकास किया था, किस तरीके से लोगों ने खाना पीने का खोज किया था। अब जो इसमें घटनाएं होती हैं क्लास 7 के इतिहास बुक्स में जो पढ़ना है उसके बाद की घटनाओं के पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर्स है जैसे कि मैंने बताया, इसमें देखिएगा दो यहाँ पे चित्र बनाया गया है। पहला जो ये मानचित्र बनाया गया था, ये जैसे कि कभी कभी आपका बीपीएससी वगैरह में दे देता है कि ये मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिएगा ये जो मानचित्र बनाया गया था ये अरब के भूगोलवेता थे अल अदरीसी, उनके द्वारा 1154 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बाद भी अगर के देखिएगा ना, इसका क्या खासियत है, जहाँ पे ये यहाँ जो नक्शा दिया गया, ये जो नक्शा दिया गया वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को यहाँ पे दर्शाता है। तो इस तरीका से कुछ भारतीय उपमहाद्वीप को 1154 ईस्वी में जो मैप बनाया गया था अल इदरीसी के द्वारा, कुछ ऐसा बनाया गया था। इसके 200 साल बाद यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, उसके पहला जो चित्र बना था इसके 600 साल बाद फिर से एक चित्र 2 बनाया जाता है। ये इसका जो यहाँ पे बनाया जाता है ये 1720 ईस्वी में बनाया जाता है। इसमें देखिएगा तो ये जो नक्शा बनाया गया था ये अल अदरीसी के नाश्ते में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ पर हम आज भारत को ढूंढेंगे, श्रीलंका द्वीप इसके ऊपर में। तो यानी कि ओवरव्यू आप लोग देख लीजिएगा किस तरीका से यहाँ पे मानचित्र बनाया गया था, जो कुछ आपके इस बुक्स में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ इसकी विशेषता है, इसमें क्या क्या बुक्स में आप चीज़ों को दिया गया है, ठीक है। जैसे ही अगला पॉइंट में आइएगा, यहाँ पे अगला पॉइंट देखिएगा, जो मानचित्र 2 था, जैसे कि मैंने ये बोला कि मानचित्र जो बताया, इस मानचित्र के बारे में दिया गया कि मानचित्र 2 18वीं सदी के प्रारंभ में जो बनाया गया था ग्लिमॉम्स द लिसले के द्वारा बनाया गया था। इसका जो पूरा नाम था, इस एटलस में नुओं के अनुसार यह उपमहाद्वीप यूरोप के नाविकों और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो यहाँ पे नुओं के द्वारा ये जो बनाया गया था नक्शा, इसमें जो इसका उपयोग किया था, जो यूरोपवासी दूसरे देश में जाते थे व्यापार करने, उसमें इस नक्शे का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके बुक्स में, जैसे ही आइए क्लास 7 में, तो यहाँ पे कुछ नई और पुरानी शब्दावलियों के बारे में दिया गया है। अभी आप लोगों का जहन में आता होगा कि ये हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो जो हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ना, एक फारसी इतिहासकार थे मिनहाज सिराज, उन्होंने इस हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किया था। उनका हिंदुस्तान का मतलब जो वर्तमान में पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान है इसके बारे में नहीं था। जब उस समय मिनहाज सिराज जो बता रहे थे, तो सिराज जी का उस समय का हिंदुस्तान के मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के जो बीच में भूभाग स्थित था उसके बारे में, जो कि वर्तमान स्थिति में इसके बारे में वो बात कर रहे थे हिंदुस्तान में। उसने उस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तानों के क्षेत्राधिकार में आते थे, ठीक है। हिंदुस्तान मतलब समझ लीजिए कि जब सिराज ने वहाँ पे बताया था हिंदुस्तान बात बोला था, तो जो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आते थे उस क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से ये बोला था, ठीक है। और सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, और जिस तरीके से सुल्तान भारत के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा करते जाते थे उस तरह समझिए कि हिंदुस्तान का भी दायरा बढ़ते जाता था, ठीक है। इसका जो विपरीत है, अब विपरीत क्या है कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृतियों का वर्णन के लिए किया था।
सबसे पहले मैंने बताया कि जो सिराज था, सिराज ने जो यहाँ पे हिंदुस्तान शब्द का वर्णन किया था, वो समझिए कि एक खास जगह को वर्णित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जब यहाँ पे बाबर आता है भारत में और जब उसका शासनकाल होता है, तो यहाँ पे समझिए कि पूरे तरीके से जो यहाँ का भूभाग है, यहाँ के जो भूगोल यानी कि भौगोलिक स्थिति है, पशु पक्षी हैं, यहाँ के जो भी लोग निवास करते थे, उस सब के लिए यहाँ पे हिंदुस्तान शब्द का यूज करना स्टार्ट कर दिया। आई होप कि इतना समझ गए। अब जैसे ही आइएगा आगे में आपको यहाँ पे एक अभिलेखागार शब्द का आपको जानकारी मिलता है। अभिलेखागार वैसे जगह को बोलते हैं कि जहाँ पे दस्तावेज पांडुलिपि का संग्रहण किया जाता है, यानी कि जो पुराने कागजात वगैरह रहते हैं, पुराने साक्ष्य वगैरह रहते हैं, जहाँ पे रखा जाता है, उसको अभिलेखागार कहते हैं। ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जो जियाउद्दीन बर्नी थे, अपना वृत्तांत जो था पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार यहाँ पे उसके 2 वर्ष बाद में लिखा था। ये सवाल याद रखिएगा, आरआरबी यानी कि रेलवे के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला जो था यात्रा वृत्तांत कब लिखा था, तो वो लिखा था 1356 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से हम पहले बताना चाहेंगे कि जो भी लोग यहाँ पे बिहार में जो शिक्षक बहाली आने वाली है उसका तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी का सिलेक्शन किट TRE4 के लिए लॉन्च कर दिया गया है। आपको अगर जिसको भी चाहिए होगा, जो कि संपूर्ण नोट्स होता है, वो नीचे दिए गए नंबर पे हमको या तो व्हाट्सअप कर सकता है या एसएस क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपका यहाँ पे शिक्षक बहाली पास करने के लिए नोट्स दिए रहते हैं। बस आपको इसको प्रिंट आउट कराकर अच्छे से बैठकर आपको स्टडी करने की ज़रूरत होती है। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या कंटेंट इसमें आप लोग को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आइएगा ना, आगे में आपको नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में पढ़ने को मिलता है। जैसे ही आगे में आइएगा, अगर क्या बुक्स में आपका क्लास 7 में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ों को देखने को मिलते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे बहुत एक चुनौती भरा काल रहता है ये, क्योंकि इस काल में अलग अलग समय पर नए औद्योगिक का प्रदर्शन होते हैं, सिंचाई के लिए अलग अलग तकनीकों का प्रयोग होता है, युद्ध के लिए बारूद हथियार का प्रयोग होता है, और जो भी खान पान की चीज़ें होती है उस सब जैसे आलू प्याज मक्का वगैरह होते हैं, ये इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कालखंड रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कालखंड रहते हैं भारतीय इतिहास में। इस युग में लोग जो यहाँ पे आने जाने के लिए जो पहले पैदल जाते थे, एक दूसरे स्थान से जाने आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक से एक नए नए विकास होने लगे। जैसे कि देख सकते हैं ये पहिए का भी विकास वहाँ पे एक तरह से नए मॉडिफाइड करके इसको बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आइएगा एक शब्द आता है पर्यायवास। पर्यायवास का क्या शब्द होता है यहाँ पे देख लीजिए। पर्यायवास इसका तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से हैं। पर्यायवास मतलब एक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जो कि पर्यावरण की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक दोनों घुले मिले रहते हैं, उसको पर्यायवास बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा। इसका PDF नीचे दिए गए लिंक से आप लोग जाकर उसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी को भी अगर के बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी PDF चाहिए होगा तो 91 76 800 345 पर हमको यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। सबसे पहले हम यहाँ पे अब क्षेत्र और साम्राज्य में जैसे आइएगा तो यहाँ पे चोल जो दक्षिण भारत के जो राजा थे उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले में आइएगा तो यहाँ पे चोल के बारे में पढ़ने को मिलता है। तुगलक को हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ये जो सल्तनत मतलब ये जो कालखंड थे उस समय बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत में बहुत सारे क्षेत्र ये आते थे, और दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो कि यहाँ पे 1256 से लेके 1237 के 1287 के तक यहाँ पे रहता है। संस्कृति प्रशिस्ति के बारे में बहुत सारा यहाँ पे इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलता है, ठीक है। और जो पूर्व में बंगाल के गौड़ से लेकर पश्चिमी अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ इसका शासनकाल था, किसका? गयासुद्दीन बलबन का, और जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत को भी इसमें आ जाता था इसके शासनकाल में। तो इसके बारे में भी हम धीरे धीरे आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मिसामिल अल अबशर की ममालिक अल अमर, ये सब जो शब्द है ना ये फारसी शब्द है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टफ शब्द है। के अनुसार जो तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक के कालखंड में जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखिएगा तो इतना कालखंड, इतना जो जगह आते थे गुजरात से लेकर ये सब कुछ यहाँ पे मालवा वगैरह, जौनपुर, कन्नौज वगैरह सब कुछ इसके क्षेत्राधिकार में आता था, ठीक है। भाषा और क्षेत्र के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। भाषा और क्षेत्र के बारे में जैसे ही बुक्स में आइएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहा गया है। भाषा और क्षेत्र सन 1800
1318 ईस्वी में कवि और अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और द्वार समुद्री, ये सब दक्षिणी कर्नाटका में बोली जाती थी। जो तेलंगानी है ये आपका आंध्र प्रदेश में बोला जाता था, और जो गुजरी है ये गुजरात में बोला जाता था। ठीक है, बारी जो था ये तमिलनाडु में बोला जाता था, और गौड़ी जो भाषा है वो बंगाल में बोला जाता था, और जो हिंदवी है ना ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ये बोला जाता था। तो अमीर खुसरो के द्वारा ये बात बताया गया है। तो कभी कभी सवाल यहाँ से भी एक सवाल पूछ लेता है, तो इसलिए आपको ये जानकारी होना चाहिए। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक और भाषा होती थी, वो होती थी संस्कृत भाषा। लेकिन संस्कृत भाषा सब कोई नहीं जानता था। संस्कृत जो था वो केवल केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता इस भाषा को नहीं जानते थे। ठीक है, ये भी एक प्राचीन भाषा है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नए धर्म और पुराने धर्म के बारे में, जो कि आपके यहाँ पे बुक्स में दिया गया है। कुरान शरीफ का जो संदेश है भारत में पहल जो सबसे पहले आया था 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए भारत में पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ का यहाँ पे अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, सबको पता होगा। और मुसलमानों में जो कुछ सिया जो होते थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उनको मुसलमानों का विधिवत नेता मानते थे। कौन सा मुसलमान? सिया मुसलमान। और जो सुन्नी मुसलमान थे वो खलीफाओं का यहाँ पे प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, जो कि उस समय टर्की में हुआ करता था, याद रखिएगा। इस्लाम के आरंभिक दौर में इन धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इसकी परंपरा चली आ रही थी। जो सुन्नी मुस्लिम है यहाँ पे जो खलीफा है, खलीफा पद को ही सर्वा मानते थे इस्लाम धर्म में। ठीक है, इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलते हैं। अब इस्लामी न्याय जो सिद्धांत है दो तरीका का है भारत में, हनफी है और सफ़ी है, इसमें भी बहुत सारा डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समय और इतिहास के कालखंडों को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने दृष्टि से अलग अलग तरीका से बांटा है। ठीक है, अगर के यहाँ पे देखिएगा, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है 19वीं सदी के मध्य में एक अंग्रेज इतिहासकार थे। इन्होंने भारत को 3 खंडों में बांटा था। भारत में 3 खंडों में कौन कौन से खंड में? पहला जो खंड था हिंदू कालखंड, मुस्लिम कालखंड और ब्रिटिश कालखंड। यह विभाजन एक विचार पर आधारित था, और शासकों का जो धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता था। इसके ध्यान में रहते हुए जो वहाँ के अंग्रेज इतिहासकार थे इस कालखंड को 3 कालखंडों में बांटा था। आपको ही पता होगा जो प्राचीन काल था जिसमें कि आपको हड़प्पा वासी रहते थे, गुप्त काल थे, मौर्य काल थे, चोल वगैरह सब थे, शासक थे। तो उसमें जो मेजर पर्सन थे वो यहाँ पे हिंदुत्व के वो बढ़ावा देने को लगे थे। ठीक है, उसके बाद जो भारत में यहाँ पे लोग आते हैं वहाँ पे मुस्लिम शासन व्यवस्था 700 ईस्वी के बाद यहाँ पे स्थापित होती है। उसके बाद जैसे कि देखते हैं कि मीर जाफर वगैरह जब आता है तो उसके बाद यहाँ से ब्रिटिश शासन के शुरुआत होता है। तो यहाँ पे 3 कालखंडों में अमूमन बांटा गया था। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर नंबर 1 में जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट्स पॉइंट थे ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको ख़त्म करा दिए। अब यहाँ से जैसे ही आइएगा आपका यहाँ पे चैप्टर 2 यहाँ पे स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 में अगर के आइएगा तो आपका जिसका नाम है राज्य और उनके राजा और उनके राज्य, तो यहाँ पे जो भी उस समय क्षेत्राधिकार आते थे उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जो इससे यहाँ पे दिया गया है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। जैसे कि मैंने बताया जो यहाँ पे इससे पहले के जो थे हड़प्पा में जो भी चीज़ें हो रही थी, उसके बाद हमने देखे कि जो दक्षिण भारत में जो लोग चोल वगैरह थे उन लोगों का था। तो उसके बाद 7वीं शताब्दी में देखिए ना बहुत सारे राजवंशों का यहाँ पे उदय हो रहा था। जैसे कि अगर देखिएगा जो राष्ट्रकूट वंश थे एक यहाँ पे दक्कन में इनका शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो इसमें अगर के देखते हैं कि दक्कन के बारे में और भी कुछ एक जानकारी यहाँ पे मिलता है कि जो 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट के जो प्रधान थे, राष्ट्रकूट जो वंश था उसके जो प्रधान थे दंती दुर्ग, अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया था। ठीक है, जो यहाँ पे इससे पहले जो राष्ट्रकूट से पहले थे वो चालुक्य वंश थे, तो उनके अधीनता को इन्होंने अस्वीकार कर दिया दंती दुर्ग ने, और उसे हराया था मतलब युद्ध करके। ठीक है, और हिरण्यगर्भ यहाँ पे नामक एक अनुष्ठान किया था। किसको हराने के बाद? चालुक्य को हराने के बाद, याद रखिएगा। उसके बाद एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि कदम, मयूर, शरमन और गुर्जर प्रतिहार का जो
हरिश्चंद्र थे, ये ब्राह्मण थे, ठीक है, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य के सफलतापूर्वक यहाँ पे स्थापित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपसे सवाल यही पूछेगा कि यहाँ पे कदम वंश था, कहाँ पे राज किया था। याद रखिएगा, ये कर्नाटक में राज किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश कहाँ पे थे, तो ये जो थे ये राजस्थान में थे। ये दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक आता है कि उस समय राज्यों का प्रशासन किस तरीका से चलता होगा, ठीक है। तो उस समय प्रशासन से पहले एक जो शब्द है ना, 400 कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द प्राचीन काल से आता है यहाँ पे। ये जो शब्द है कि तमिलनाडु के शासन करने वाले जो चोल वंश थे, उनके अभिलेखों में विभिन्न किस्मों के करों के लिए यानी टैक्स के लिए 400 से अधिक यहाँ पे शब्द का सूचक मिलते हैं। उसमें सबसे अधिक उल्लेखित जो टैक्स था वो वेटी टैक्स था। ये सब तमिल वर्ड है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड होगा। वेटी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के लिए लिया जाता था, यानी कि जबरन श्रम और कदमई यानी कि भू राजस्व थे। आप लोग याद रखिएगा, वेटी कौन था, तो ये जबरन श्रम से लिया जाने वाला टैक्स था, ठीक है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो पॉइंट दिया गया है कि प्रशस्ति और भूमि अनुदान। राजा के जो प्रायः लोग यहाँ पे अगर के देख पाएंगे कि किस तरीका से भूमि अनुदान चलता था, तो यहाँ पे आप लोग को बढ़िया से देखने को मिलेगा कि राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कार के रूप में देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे। जैसे ही कोई राजा ब्राह्मण को भूमि दान में देते थे तो उसका जो जिक्र था इस तरीके के ताम्र पत्र पर वहाँ पे लिखा रहता था, जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे, इस पर लिख होगा रखे, ठीक है। आई होप कि इतना समझ गए, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे में जैसे ही आइएगा उसके बाद एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की भी रचना हुई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, जिन्हें कल्हड़ के नाम से कल्हड़ ने रचना किया था। यानी कि जो कल्हड़ ने राजतरंगिणी की यहाँ पे रचना की थी, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, राजतरंगिणी की रचना किसने किया था, तो कल्हड़ ने किया था। इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में ये दिखाया गया है, ठीक है। अब आता है आपका एक पॉइंट दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। तो त्रिपक्षीय संघर्ष याद रखिएगा, ये गंगा घाटी के कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंशों के बीच में लड़ाई हो रहे थे। तो यही जो तीन वंश थे, यहाँ पे तीनों ने मिलकर इसका जो नाम रख दिया गया है, उसका त्रिपक्षीय संघर्ष रख दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ये जो चल रहा था लड़ाई, बहुत ही लंबे समय तक ये लड़ाई चला था, ठीक है। अब उस समय याद रखिएगा, जब ये घटनाक्रम हो रहा था, उस समय मंदिर जो था ना, एक अपना शौर्य को दिखाने के लिए सबसे फेमस चीज़ था कि अगर के जिस भी राजा का वहाँ पर शासन व्यवस्था होता था, वो बहुत ही बड़ा वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण कराता था, जिससे उनके शौर्य का प्रतीत होता था। तो यहाँ पे देखिएगा कि अपने जो भी राजा थे, अपने शौर्य को देखने के लिए बहुत ही बड़े बड़े मंदिरों का यहाँ पे जब निर्माण करते थे, तो यहाँ पे जो दूसरे राजा थे ना, उन राज्यों पर जब आक्रमण करते थे, तो साथ ही साथ उस मंदिर पर भी एक तरह से आक्रमण करते थे। उनका जो इंटेंशन होता था, न कि यहाँ पे मंदिर पर आक्रमण करने का इंटेंशन होता था, बल्कि मंदिर जो है एक तरह से उस राजा को सूचक था, उसके भव्य का, उसके शौर्य का। इसीलिए जो भी आक्रांता आए, जो भी लोग आए, तो मंदिर पर भी साथ ही साथ में उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, ताकि जो भी राजा है उससे वो अपना सर्व को मतलब सर्वोच्च दिखाने के लिए ऐसे करते थे। जैसे कि देखिएगा कि अफगानिस्तान के गजनी, जो महमूद गजनी था, भारत पे आता है और 17 बार यहाँ पे आक्रमण करता है, और उसका निशाना था संपन्न जो मंदिर होते थे। मंदिर उस समय के बहुत धनी मनी होते थे, बहुत सारे पैसा होते थे, और उसको लूटना था। इसका जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया इसने सोमनाथ मंदिर को, जो कि गुजरात में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, 1000 ईस्वी से लेकर 225 ईस्वी तक 17 बार भारत पर यह आक्रमण किया था और मंदिर को लूट कर लेके जाता था, ठीक है। महमूद जो धन उठा ले गया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी ने एक अपना वैभवशाली राजधानी बनाने के लिए खर्च किया था। आप लोग याद रखिएगा। अब फिर आता है चहमान शासक। चहमान शासक के बारे में अगर देखिएगा तो यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलता है कि चहमान शासक किस तरीक़ा से यहाँ पे काम वगैरह किए थे। तो जो ये चहमान शासक थे, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं की तरह भी ये चहमान भी थे, जो चौहान के रूप में जाने जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे, और उन्हें पश्चिमी और पूर्वी की ओर से अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो इन्होंने यहाँ पे
अपना युद्ध किया था। तो याद रखिएगा चाहमान शासक जो थे पृथ्वीराज तृतीय, जिनका कार्यकाल 1168 से लेकर 1192 ईस्वी तक रहता है। सुल्तान महमूद गोरी नामक तुर्क शासन को 1191 में हराया, लेकिन दूसरी साल 1192 में उनके साथ में ये हार जाते हैं। ठीक है, तो पहली बार तो यहाँ पे तृतीय का जीत होता है, लेकिन 1192 में ये हार जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे आते हैं चोल शासन के बारे में कि चोल शासन में क्या कुछ था। चोल शासन का अमूमन जो शासन काल होता है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में होता है, इसलिए इसका शब्द भी जो मिलेगा वो तमिल ज़्यादा शब्द मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा टफ मिलेगा। ठीक है, कावेरी डेल्टा के मुटियार नामक के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कहाँ पे कावेरी का सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शब्द ये जो क्षेत्र रहता है ये सब चोल वंश का यहाँ पे क्षेत्र रहता है। अब आता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो था सबसे शक्तिशाली यहाँ पे चोल शासक माना जाता था, जो कि यहाँ पे 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया था। याद रखिएगा, उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया था और उसके जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को यहाँ पे जारी रखा तथा गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों पर भी इन्होंने हमला किया था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और इस अभियान को जीतने के लिए चोल शासक पहला उस समय का शासक था जिन्होंने जल सेना का भी निर्माण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजाउर और गंगाई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य कला और मूर्ति कला के एक दृष्टि से एक चमत्कार है। अगर के यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ उस समय के जो गंगाई कोंड चोलपुरम का जो मंदिर होते थे कुछ इस तरीके से वो मंदिर यहाँ पे देखते थे। इसका जो रूफ होता था, एक रूफ समझिए कि यहाँ पे गुंबदाकार न होकर सीधे लंबे तौर पर यहाँ पे फैले होते थे। तो ये जो है मंदिर चोलकालीन मंदिर है, आप लोग याद रखिएगा इस तरीके के जो मंदिर होते थे। ठीक है, और देखिएगा कि छत जिस तरह के क्रम से पतली होती गई और उस पर गौर करें, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये जो है ये जो छत था एकदम पतली होती गई है यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट में जैसे आएगा कि चोल काल की जो यहाँ पे प्रतिमाएं होती थी संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। अगर के प्रतिमा मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीक़ा से उस समय की यहाँ पे प्रतिमा ये बनाई जाती थी जो कि दुनिया में फेमस थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चोल काल का जो भी कृषि सिंचाई व्यवस्था था हम आपको बताते चलते हैं। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले बहुत सारे छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती थी। ये शाखाएं बार बार पानी यहाँ पे उलीचती थी, जिसके कारण किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती थी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आपको मैं दिखाते चलता हूँ। ये सब इस तरीक़ा से यहाँ पे बनाए गए थे सिंचाई के व्यवस्था के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आखिर में उस समय था ना सिंचाई के लिए बहुत सारे पद्धति भी अपनाई जा रही थी। जिस तरीके से कुआं वहाँ पे खोदा जा रहा था, बारिश को पानी का इकट्ठा किया जा रहा था, तो इस तरीक़ा का जो चीज़ें थी चोल काल में सिंचाई की ये पद्धति हुआ करती थी। फिर आता है साम्राज्य का प्रशासन। किस तरीक़ा से उन्होंने वहाँ पे प्रशासन अपना शासन व्यवस्था फैलाए हुए थे चोलकालीन शासन काल में, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। किसानों की बस्तियों को ऊर कहलाती थी और सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। तो जो ऊर होती थी ना वो किसानी बस्ती थी। वर्तमान समय में तमिलनाडु में अगर जाइएगा तो ऊर मतलब होता है गाँव। गाँव मतलब कि जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो इस तरीक़ा से बोलते हैं। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था और ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। धनिक किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो इस तरीक़ा से वहाँ पे सिस्टम सब चल रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे भूमि के प्रकार दिया गया था। भूमि के प्रकार में किस तरीक़ा से है, जो विलन वगाई जो है ये जो भूमि था गैर ब्राह्मण किसानों स्वामी को दी गई भूमि था ये। ठीक है, ब्राह्मदे क्या था कि ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि दिया जाता था उस समय ब्राह्मदे इसको बोला जाता था। और किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था दान में उसको साला भोग बोला जाता था। ठीक है, और मंदिर को उपहार में दिए गए जो भूमि हम दिया जाता था उसको देवदान या तिरुमटक्कनी बोलते थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैन संस्थाओं को जो यहाँ पे दान में भूमि दिया जाता था चोल काल में उसको पल्ली चवंदम बोलते थे। ये सारा का सारा जो शब्द है ना ये सब तमिल शब्द है। तमिल शब्द है इसलिए इतना हार्ड शब्द आपको लग रहा है। ठीक है, आई होप कि इतना समझ गए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका
चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जैसे ही आइएगा, जिसका नाम है यहाँ पे सल्तनत काल के बारे में पढ़ने को आपको मिलता है, तो मैं स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो चैप्टर 3 का जो नाम है क्लास 7 का, जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में। मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि जो चोल काल थे आपको दक्षिणी भारत में यहाँ पे शासन करते थे उस समय तक, लेकिन अभी तक में यहाँ पे जो दिल्ली का शासन व्यवस्था था, जो दिल्ली को राजधानी बनाने का क्रम था, ये स्टार्ट नहीं हुआ था। इसका स्टार्ट इसके बाद से यहाँ पे 12वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है। ठीक है, 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहान, जिसे चहमान के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने परास्त किया, माने हराया। तोमर और चौहानों के कार्यकाल में ही दिल्ली जो था यहाँ पे वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इस शहर के बहुत सारे समृद्धशाली जो जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो ये काफ़ी प्रचलन में थे, याद रखिएगा। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे स्थापना होता है, और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो याद रखिएगा, जो दिल्ली का प्रचलन यहाँ पे होता है, जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के आरंभ होता है, उस समय जब यहाँ पे तोमर और चौहान दोनों का झगड़ा होता है, तो उसके बाद से ही दिल्ली के यहाँ पे आता है अपना एक पहचान लेकर। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली शासन के बारे में कि दिल्ली शासक में कौन कौन से राजा थे, कब से कब तक यहाँ पे शासन किए थे। जो सबसे पहले यहाँ पे राजपूत वंश थे, जिनका तोमर शासक अनंगपाल का यहाँ पे शासन व्यवस्था देखिएगा, तो 1130 से लेकर 1145 के बीच में यहाँ पे इन्होंने शासन किया था। बाकी यहाँ पे तुर्की जो शासन रहता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश ने जो शासन करता है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश जो शासन यहाँ पे करता है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक करता है। सैयद वंश जो शासन करता है 1414 से 1451 ईस्वी तक करता है। लोदी वंश जो है शासन करता है यहाँ पे 1451 से 1526 ईस्वी तक करता है, और 1526 ईस्वी तक वही पानीपत का लड़ाई होता है, जो बाबर आता है, उसके बाद से मुगल काल के यहाँ पे स्थापना होता है। ठीक है, अगर के देखिएगा सुल्तानों के अधीन में जो दिल्ली था, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शब्द एक निकल के आता है, तारीख शब्द। तारीख जो शब्द है ना, वो इतिहास को ही तारीख बोलते हैं, वो एक वचन में आता है। और जो त्वारीख होता है, इसको भी इतिहास के ही एवज में ये यूज होता है, त्वारीख, जो कि बहुवचन है। ये दोनों शब्द फारसी भाषा में लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। जो ये दिल्ली सल्तनत का कार्यकारी भाषा थी, जो प्रशासन चलाने वाला भाषा था, वो था फारसी भाषा। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, त्वारीख के जो लेखक थे, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, और जो शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यानी कि जो लोग होते थे, जो इतिहास लिखते थे, वो राजाओं के काफ़ी करीबी होते थे, और इतिहास तो लिखते ही लिखते थे, साथ ही साथ राजा को यहाँ पे कैसे प्रशासन चलाना है, इसके बारे में भी वो जानकारी देते थे। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे न्याय चक्र के बारे में। 13वीं सदी के इतिहासकार जो था मुदवीर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, और सैनिक वेतन के बिना नहीं रह सकते थे। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे हैप्पी होंगे, जब वो खुशहाल होंगे, जब उनका जीवन यापन सही से हो रहेगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन में बढ़ावा दे। यानी कि राजा ईमानदार हो, न्याय सबको दे, और सब अपनी प्रजा को अच्छे से देखभाल करे। तो ये उनका कहना था। इस तरीक़ा से न्याय चक्र काम करता था उस समय, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आइएगा नीचे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि 1236 ईस्वी के बारे में आपका इस बुक में एक जानकारी दिया गया है कि इस समय जो था ना, सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान यहाँ पे शासन में आती हैं और गद्दी पर बैठती हैं। देखिए, उस समय तक में महिलाओं को शासन करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस समय जो भी शासक होते थे यहाँ पे पुरुष होते थे। उस समय माना ऐसे जाता था कि जो भी महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के बराबर में नहीं होती हैं, वो शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चला सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं 1236 ईस्वी में जब रजिया सुल्तान ने यहाँ पे शासन बनती है, तो मिनहाज सिराज ये स्वीकार करता था, ये मतलब उनके दृष्टि से लगता था कि सबसे योग्य जो शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो योग्य हैं वो यहाँ पे
पे रजिया सुल्तान ही है अपनी सारे भाइयों में, ठीक है। और उनके दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और 1240 ईस्वी में सिंहासन से हटा दिया गया। जैसा कि मैंने बताया, उस समय की जो भी यहाँ पे शासक होते थे वो पुरुष होते थे, लेकिन 1236 में तो ये शासन पर किसी तरह बैठ जाती है, लेकिन 1240 ईस्वी में उनको सिंहासन से यहाँ पे हटा दिया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, तो 1236 से लेकर 1240 तक का यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जैसे ही यहाँ पे आइएगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिया गया है रजिया सुल्तान के बारे में। मिनहाज रजिया सुल्तान के बारे में ये लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित कराया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल उस समय के, देखिए जैसे कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे रजिया सुल्तान थी, उसी तरह आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में एक काकतीय वंश का वहाँ पे शासन व्यवस्था था। उसकी जो रानी थी रुद्रमा देवी थी, वो खुद वहाँ पे जो वो रानी, वो लेडीज़ थी, लेकिन अपने आप को जेम्स के बराबर करने में यहाँ पे हमेशा से ही वो मतलब ज़्यादा जोर देती थी। जैसे कि पता होगा, ये जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान का व्यवहार था कि मैं महिला हूँ लेकिन मैं अपने पुरुषत्व को यहाँ पे दिखा सकता हूँ, उसी तरीका से शासन व्यवस्था कर सकता हूँ। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट में वहाँ पे जो रुद्रमा देवी थी ये करती थी, ये महिला थी लेकिन अपने आप को पुरुष सिद्ध करने में लगी हुई थी। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, उस समय के ये दोनों घटनाएँ महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। अब आते हैं यहाँ पे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत में प्रशासन किस तरीका से चलता था, ठीक है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान जो थे, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सुबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी भाषा में बंदगाह कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ये जो बंदगाह होते थे, ये शासन जो कि राजा होते थे उनके ये गुलाम होते थे। गुलाम मतलब इनको पैसा देकर खरीदा जाता था और ज़िंदगी भर इनसे गुलामी कराई जाती थी। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने पर आश्रित जो निम्न वर्ग के लोगों को भी यहाँ पे ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे, ठीक है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, उस समय के मोहम्मद तुगलक एक शासक था, इन्होंने तो हद किया। जो निम्न वर्ग के जो लोग थे इनको ऊंचे ऊंचे पद दिए, जैसे कि एक हजाम था फिरोज, और उसके बाद यहाँ पे एक बावर्ची था जिसका नाम था मनका तब्बाख, और एक यहाँ पे और भी कलाल था जो कि शराब बनाता था जिसका नाम था अजीज़ खुसूर। इसको बहुत ही ऊंचे प्रशासनिक पद पर इसने बैठाया था मोहम्मद तुगलक ने। तो 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया था। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट जैसे ही में आइएगा तो अगला पॉइंट यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण वसूली के कार्य को राज्य से नियंत्रण में ले लिया। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा गया है एक बार फिर से मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ आपको, कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय जैसे कि यहाँ पे देखिए बोलने का कह रहा है ये कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो कर का निर्धारण होता था, जो कर का यानी जो टैक्स होते थे उसका वसूली जो वहाँ का सामंत होते थे, जो लोकल राजा होते थे वो करते थे। लेकिन जब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का शासन व्यवस्था आता है तो ये जो चीज़ें होती हैं वो अपने अंडर में ले लेता है। यहाँ तक कि जो सामंत होते थे उस क्षेत्र का जिनका अधिकार होता था उस क्षेत्र में, उनको भी टैक्स देने का यहाँ पे बाध्य किया गया। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे टैक्स के बारे में आपको एक जानकारी मिलता है। खुम्स जो था उस समय का, जो युद्ध में लूटे हुए जो धन होता था उसको खुम्स बोला जाता था। अब इस धन का 1/5 जो भाग होता था उसमें राजा का हक होता था और 4/5 जो हिस्सा होता था उसको सैनिकों में यहाँ पे विभाजित कर दिया जाता था। और जो अगला जो होता था एक जकात होता था। ये जकात जो है ना, यह एक धार्मिक कर है जो कि मुस्लिमों को दिया जाता है। ये जकात आज भी बरकरार है, याद रखिएगा। इसमें क्या है कि आपका जो भी इनकम्स हैं, साल भर के जो भी इनकम्स हैं, यानी इनकम मतलब जो बचत है, बचत का 2.5% आपको गरीबों में दान देना है, जिसका मतलब या तो 1/40वां भाग दीजिए या 2.5% दीजिए। वर्तमान समय में बहुत सारे मुस्लिम हैं जो कि ज़कात निकालते हैं जो कि 2.5% होता है और गरीबों में ये बांटते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जजिया कर था। जजिया कर यहाँ पे मैं आपको बुक्स के
के अनुसार पढ़ाता हूँ, ठीक है। जजिया जो कर था यह एक गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था। उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ किया जाता था, यानी कि अगर जो जिम्मेदार नागरिक था वहाँ से इसको जजिया वसूल किया जाता था, ठीक है। किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया था। आप लोग याद रखिएगा कि जजिया को अलग किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। आपसे सवाल यहाँ पे ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगला आता है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना जो कि वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान पर यहाँ पे हमला किया, और इसके बाद ही ये दिल्ली का भी आने का इन्होंने रास्ता साफ कर दिया, और उसके बाद से यहाँ पे दिल्ली में भी धावा बोला था। जब दिल्ली पर मंगोलों ने आक्रमण किया था उस समय याद रखिएगा दिल्ली पर किसका शासन था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल आरंभ हो रहे थे उस समय में। तो वहाँ पे तब यहाँ पे ये आक्रमण किया था मंगोल ने। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में जो सल्तनत काल थे उस समय तुगलक वंश का आरंभ होता है। तुगलक वंश के बाद में यहाँ पे 1526 ईस्वी तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज रहा है। तब उसके बाद में देखिएगा तब तक यहाँ पे जो तुगलक वंश था इसमें जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक यहाँ पे उठ खड़े हुए थे इस समय। इस काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक के समूह भी उभरे थे। उसके बाद अगर बुक्स में आइएगा तो आपको शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ने को मिलता है कि शेर शाह सूरी कब था, कहाँ का ये शासन किया था। तो आप लोग हम यहाँ पे बता देते हैं। जो शेर शाह सूरी का शासनकाल होता है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहता है। ये बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके का प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था। आगे चलकर उन्होंने इतनी उन्नति की कि मुगल शासक जो यहाँ पे हुमायूं था, हुमायूं के साथ भी इन्होंने यहाँ पे जंग लड़ा था और उसको परास्त भी किया था। शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश यहाँ पर स्थापित किया, और सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया था। ये सवाल भी आरआरबी में पूछा गया था, बहु सवाल। ये सब सवाल आपको एनसीईआरटी में ही मिल सकता है। सूर्यवंश जो था 15 साल तक यहाँ पे शासन किया था, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले जो प्रशासन का तरीका था वही यहाँ पे अपनाया था, उसी तरीका से इन्होंने अपनाया था, ठीक है। और उसके बाद जो अकबर आया था जब यहाँ पे 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का, तो इन्होंने जो शेर शाह सूरी का जो शासन करने का व्यवस्था था वही शासन व्यवस्था इसने भी अपनाया था, ठीक है। आई होप कि समझ गए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मुगल 16वीं और 17वीं शताब्दी, ठीक है। चैप्टर 4 है जिसका नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। तो इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताते चलते। सबसे पहले देखिएगा जो मुगल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। मुगल में 2 वंशों के ये वंश, इनकी मम्मी की तरफ से यानी कि माँ के साइड से जो थे वे मंगोल शासक चंगेज खां जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों का राज्य करता था के उत्तराधिकारी थे, जबकि पिता के साइड से वे ईरान और इराक व वर्तमान के तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु यहाँ पे 1404 ईस्वी में हुई वंशज। तो यहाँ पे मुगल दो तरफ के वंशज थे। माँ के तरफ से देख लिए आप चंगेज खां के वंश थे, और जो पिताजी के साइड से थे वो यहाँ पे तैमूर के वंशज थे। तो ये मुगल से ना मुगल जो मंगोल का कहलाना ये पसंद नहीं करते थे। आपको पता होगा वो मंगोल थे मेनली वो चंगेज खां के साइड से थे, और चंगेज का तो दुनिया का सबसे खूंखार व्यक्ति, सबसे नरसंहार, बहुत सारे लोगों को कातिल व्यक्ति ये था। इसके वजह से जो मुगल्स थे वो मंगोल के साइड से मतलब अपने आप को कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वही दूसरी तरफ जो थे ये मुगल्स जो थे ना अपने पिता के साइड से जो तैमूर के वंशज कहलाने पर ये गर्व करते थे। इसलिए ऐसा इसलिए था क्योंकि ये इनका जो पूर्वज तैमूर था इससे पहले 1398 ईस्वी में दिल्ली पर इन्होंने कब्जा किया था। इसके वजह से ये अपने पिता के साइड से वंशज कहलाना पसंद करते थे। अब आइएगा तो कुछ यहाँ पे मुगल काल के जो कुछ सैन्य अभियान है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है बुक्स। देख लेते हैं कि प्रथम मुगल शासक जो बाबर था 1526 से 1500 तक, जब 1494 ईस्वी में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल और केवल 12 वर्ष थी। ये भी सवाल, ये जो सवाल है ये भी आपका आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया सवाल था, मैंने देखा था, और ये सवाल आपको केवल और केवल एनसीईआरटी में ही मिलेगा, आप लोग याद रखिएगा। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी, और अनेक वर्ष के भटकने के बाद 1504 ईस्वी में
काबुल पर इन्होंने कब्जा किया था। कौन? बाबर ने कब्जा किया था। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना यहाँ पर कब्जा कर लिया। और 1526 में ही यहाँ पे समझिए कि मुगल काल का भारत में स्थापना करता है कौन? बाबर ने। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोपों और गोलबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ और बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से यहाँ पे उपयोग किया। सबसे पहले जो तोप का उपयोग हुआ था 16वीं शताब्दी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तोप और गोलाबारी बारूद का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा जो चीज़ें हैं यहाँ पे अकबर के द्वारा कौन कौन सा क्षेत्र यहाँ पे जीता गया था। तो ये भी 1605 ईस्वी में उस समय तक देखिएगा तो इतना जगह क्षेत्रों पर टोटल का टोटल समझिएगा पूरे के पूरे जो उत्तरी भारत और मध्य भारत जो अभी का क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र यहाँ पे इस पे मुगल काल का यानी कि मुगल शासन का इस पे आधिपत्य हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं इनके उत्तराधिकार के मुगल परंपराएं। उत्तराधिकार के शहयादत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिनमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, ऐसा व्यवस्था था। लेकिन यहाँ पे मुगल अन्य शासकों के साथ संबंध क्या क्या था, इसके बारे में देख लेते हैं। मुगल ने उन शासकों के विरोध लगातार अभियान किए जिसने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से यहाँ पे अस्वीकार किया। देखिए, जो मुगल्स थे यहाँ पे भारत में दो तरीका के से शासन स्थापित कर। एक ऐसे शासक कि कोई भी छोटा मोटा जो राजा था अगर के उनका अधीनता स्वीकार कर लेता था तो उनको स्वतंत्र कर देता था कि आप अपना राजपाट चलाइए, लेकिन जो हेड रहेंगे हम रहेंगे। और जो भी सत्ता वहाँ पे उनके अंडर में काम करने के लिए राजी नहीं होता था उनके साथ वो युद्ध करते थे। मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। यहाँ तक कि राजपूत विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। कईयों ने इसका विरोध भी किया। बहुत सारे जो राजपूत राजा उस समय थे यहाँ पे मुगल्स फैमिली में अपनी बेटी को शादी करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, मुगल के साथ में उनकी मुगलों की यहाँ पे शादियाँ होने लगी। जहांगीर की जो माँ थी, कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान के जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला आता है कि शाहजहां की जो माँ थी वो भी राठौर की राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर का राजपूत शासक की वो भी वो पुत्री थी। मेरवाड़ के ससोतिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगल ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया। यानी कि देखिए यहाँ से यही सवाल पूछेगा तो लगभग जितने भी राजपूत शासक थे मुगल काल के दौरान सबने यहाँ पे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन ये सिसोदिया राजपूत जो थे इन्होंने वहाँ पे मेवाड़ के जो हैं इन्होंने स्वीकार नहीं की। जब इनको यहाँ पे मुगल से युद्ध करना पड़ा तो ये हार गए थे, लेकिन हारने के बाद भी मुगल्स इनके साथ सम्मानीय व्यवहार किए थे। आप लोग इसको पास से याद रखिएगा। मनसबदार और जागीरदार के बारे में इसमें पढ़ना है कि शुरू में ज़्यादातर जो सरदार थे तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इन छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग के ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को यहाँ पे सम्मिलित कर लिया था सरदारी में अपना। ठीक है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्होंने कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। तो यानी कि जो मनसबदार होते थे को यहाँ पे सरकारी पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई 3 श्रेणियाँ होती थी। पहला पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकार निर्धारित किए जाते थे जो यहाँ पे मनसबदार होते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात के संख्या के आधार पर निर्मित था। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। जागीर मतलब किसी को दान में दो भूमि दे दिया मनसबदार को, उसको यहाँ पे जागीर कहा जाता था, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। ठीक है, इक्ता के बारे में इससे पहले मैंने आपको बता दिए। जब्त और जमींदार क्या था? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों के उपज से मिलने वाला राजस्व था। अगर के यहाँ पे देखिएगा जो इनका मेन यहाँ पे था कि किस तरीके से इनका राजपाट चलता था, तो इनका जो था ना वो यहाँ पे राजस्व जो मिलता था किसानों से, जो उपजा हुआ राजस्व मिलता था, यही उनका राजस्व का मेन ये था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइएगा कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल में 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का यहाँ पे सावधानी पूर्वक संरक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल का नगद के रूप में राजस्व निश्चित किया। देखिए 10 साल के लिए यहाँ पे टोडरमल जो थे राजस्व मंत्री वहाँ पे बनाए गए थे और इन्होंने जितना पैदावार हुआ उसको अच्छे से निरीक्षण किए, उसके अनुसार वहाँ पे क्या टैक्स हो सकते थे ये निर्धारण करते थे।
राजस्व प्राप्त करने के इस प्रथा को जब्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा, ये हो सकता है आपसे सवाल यहाँ पे पूछ दे। ठीक है, अकबरनामा और आईन अकबरी के बारे में आपको इस बुक में पढ़ना है, हम आपको बताते चलते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र, उनकी जो दरबारी थे, अबुल फजल को आदेश दिया था कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इस इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा। उनका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरे बार में अकबर के शासनकाल का यहाँ पे घटनाओं का यहाँ पे जानकारी मिलता है, और तीसरा जो यहाँ पे पाठ है, समझिए कि जो तीसरा जिल्द है इसका नाम है आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, उसका घराना, उसका शासन, उसका राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसके समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी यहाँ पे विस्तृत वर्णन मिलता है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आईने अकबरी के बारे में कि किसने लिखा था, अकबरनामा किसने लिखा था, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आईने अकबरी का सबसे रोचक जो आयाम है, विविध प्रकार के चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का संख्यांकीय विवरण। ये सवाल भी है, ये बहुत बार यहाँ पे पीसीएस में ये सवाल पूछा जा चुका है। अगला आता है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव था। मेहरुनिसा 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के यहाँ पे जारी किए थे, आप लोग याद रखिएगा। एक आता है 16 कुल। 16 जो कुल है, अकबर के 16 कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। किस प्रकार वर्णन किया है? ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों की अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती है। यानी कि आपको पता होगा अकबर एक धर्मनिरपेक्ष रहा था, ये सभी धर्मों का सम्मान करता था, इसमें कुछ भी कट्टरता नहीं था। इसके वजह से उसके पुत्र यहाँ पे जहांगीर ने इसको ये स्टेटमेंट दिया था। तो याद रखिएगा, कभी कभी पीसीएस वगैरह एग्जाम में आपका इस स्टेटमेंट के बारे में ही पूछ लेता है, किसने कहा है, तो आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। उसके बाद अगला यहाँ पे स्टार्ट होता है कि 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात का मुगल शासक। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे, कुल यहाँ पे 8000 से, यहाँ पे 8000 में से टोटल यहाँ पे मनसबदार कितने थे? 8000 थे। उसमें तो 445 लोग थे जिनको यहाँ पे कुछ पद प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये चैप्टर, जो भी चैप्टर नंबर 4 था, ये समाप्त होता है और नेक्स्ट यहाँ पे अब स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे, जो भी लोग यहाँ पे TRE 4 का सिंसियर रूप से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए BPSC का सिलेक्शन किट हम लेकर आ गए हैं, जो कि एक कंप्लीट नोट्स होता है, जिसमें कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 को पास करने के लिए संपूर्ण जो स्टडी मटेरियल चाहिए वो सब कुछ इसमें मिलता है, जो कि संपूर्ण आपका सिलेबस पर आधारित रहता है। और इसमें से अधिकतर सवाल देखिएगा ना TRE 1, 2, 3 में आ चुके हैं, और आने वाला जो वैकेंसी आ रहे हैं 2000 TRE 4, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस इस नोट्स से आपको देखने को मिलेंगे। इस नोट्स में जो आपको मिलते हैं, इसमें लगभग 9 कंटेंट आपको मिलते हैं, जिसमें कि जो पहला कंटेंट रहने वाला है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जो भी NCERT बुक्स है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसी तरीका के सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिलेंगे। उसके बाद SCERT का क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सारा चैप्टर वाइज नोट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और प्रत्येक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट MCQs, BPSC और रिलेटेड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल का नोट्स, टॉप 500 करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम से पहले मैं आपको दूंगा, और TRE 1, 2, 3 तक का जो भी MCQs आए हुए हैं उस विथ आंसर और EVS का नोट्स। इतना पढ़ लेने के बाद न केवल आप इस परीक्षा को पास कर पाइएगा, बल्कि अच्छे मार्क्स से यहाँ पे पास कर पाइएगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा BPSC का सिलेक्शन की TRE 4 के लिए, तो नीचे दिए गए लिंक से एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से इसको आप परचेज कर सकते हैं। मात्र अगर के अभी आप परचेज कीजिएगा तो 599 में इसको परचेज कर सकते हैं। अगर के TRE 4 का आप तैयारी कर रहे हैं सिंसियर रूप से, आपको कुछ भी नहीं दौड़ना, कुछ भी NCERT SCERT बुक्स नहीं खरीदना पड़ेगा, बस आप इसको एक बार लेकर सारा नोट्स जो है उसको आप एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने जहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे आप अगर घर पे पढ़ते हैं या लाइब्रेरीज वगैरह में पढ़ते हैं, बस आप इसको प्रिंट आउट निकालकर अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। आपका न केवल वहाँ पे परीक्षा में पास हो जाए, बल्कि अच्छा खासा यहाँ पे नंबर आएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे हम व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जिनको भी परचेज करना होगा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक से एसएच क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। यहाँ से चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 का स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है जनजातीय खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इसमें अगर के आप आते हैं ना, तो यहाँ पे जो पढ़ने को मिलता है जनजाति के बारे में पढ़ने को मिलता है। खाना बदोश यानी जो घुमंटू लोग होते थे, एक जगह से दूसरे जगह इन लोग सफ़र करते रहते थे अपने खाने का तलाश में, तो उनके बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो इसमें जैसे ही आएगा, सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है कि जनजातीय जो समूह होते थे संयुक्त रूप से ये भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। यानी कि जो इनके पास से गाय बैल्स होते थे, बहुत सारे यहाँ पे भैंस वगैरह ही पालते थे, तो इनका मेन वहाँ पे था कि जो जिस भूमि पर रहते थे वहाँ से इनका उस भूमि पर चरागाह को यूज करना, और साथ ही साथ जो भी उससे जानवर से दूध वगैरह निकलते थे, बस अपने खाना पीना का चीज़ों को एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर यहाँ पे चलते थे। और बाकी जो ये अपने परिवारों को किस तरीक़ा से करते थे, तो यहाँ पे ये खुद का नियम बनाते थे। यानी कि सभी जो कबीला समूह था जनजातीय समूह का, इनका जो बंटवारा होता था, पुश्तैनी बंटवारा, वो अलग अलग तरीक़ा से यहाँ पे होता था। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे आते हैं तो अगला पॉइंट जो आपको पढ़ने को मिलेगा इस बुक में कि जनजातीय लोग कौन थे। तो जनजाति में भारत में अभी भी देखिएगा कि बहुत सारे जनजाति समूह हैं। उसमें अगर देखिएगा ना, जो आपका एनसीईआरटी के बुक्स में इस चैप्टर में दिया गया है, वो दिया गया है पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान में बहुत ही प्रभावशाली थी। अगर कि हम आपको यहाँ पे मैप्स वगैरह दिखाना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पंजाब का जो यहाँ पे जो क्षेत्र था उसमें ये सारे लोग वहाँ पे एक्टिव थे। उसके बाद खग्गर लोग ज़्यादातर महत्वपूर्ण हो गए। उनका मुखिया जो था कमाल खान खग्गर को बादशाह अकबर ने मानसबदार बनाया था। तो देखिए खग्गर के बारे में इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो इनके मुखिया थे ना, उनको कमाल खान खग्गर, इसको अकबर ने मनसबदार बनाया था, इसलिए यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो पॉइंट दिया गया है कि मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने के बाद पहले लंगाह और अरघुन लोग का प्रभुत्व अत्यधिक यहाँ विस्तृत क्षेत्र पर, यहाँ पे पश्चिम में उत्तर से पश्चिमी में एक विशाल कई छोटे बड़े कुलों में बटे हुए थे। और ये पश्चिमी हिलाले गड्डी कड़ियों के कुल जनजाति में रहती थी। अगर हम आपको इसको समझाना की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिएगा उत्तर पश्चिम में जो दो महत्वपूर्ण जनजाति थी वो लंगाह थी और अरघुन थी। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे इस टॉपिक में यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद अगर के आप आइएगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पे अगर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे अहोम जनजाति, नागा जनजाति और कोच जनजाति, खासी जनजाति वगैरह सब यहाँ पे निवास करती थी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो एक और भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है कि बादशाह अकबर के प्रसिद्ध जो सेनापति थे राजा मान सिंह, यहाँ पे 1591 ईस्वी में चेर लोग पर हमला किया था और प्रयास किया था। ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो चेर लोग होते थे वो बिहार और झारखंड के इलाकों में उस समय रहते थे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप बिहार का एग्जाम्स देने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और उन जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया। इन क्षेत्रों में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजाति जो थे मुंडा थे, संताल थे, और ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अगर हम मैप में आपको ये चीज़ भी दिखाना यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे देखिएगा जो ये मुंडा हो गए, चेर हो गए, संथाल हो गए, उस समय बिहार और झारखंड में ये रहते थे। तो इनको पहले तो औरंगजेब ने अपना अधीनस्थ किया और फिर उनसे अपना काम निकलवाया। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। ये साथ ही साथ बिहार झारखंड में तो रहते ही थे, साथ ही साथ उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। सब कुछ मैं इस नोट्स में यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद अगर के अगला पॉइंट देखिएगा जो दिया है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ में कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती थी। अगर कि आप कर्नाटका के क्षेत्र में यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा ये सारा कुछ यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा, जो कोली जनजाति होती थी ना, कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे और कुछ तो यहाँ दक्षिण में कोराग, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियाँ की विशाल जनजातियाँ पाई जाती थी। तो ये कोली जो थी यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ये जो कोली थी गुजरात के क्षेत्र में पाए जाते थे। और जो भील हो गए, गोंड हो गए ना, ये ज़्यादातर इन लोग का जो गोंड वगैरह का पाया जाता है ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप लोग ये सारा जो पॉइंट है यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि भील की सबसे बड़ी जो जनजाति थी पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा ये जो लोग हैं भील जनजाति, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग की बड़ी तादाद में फैले हुए। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है। अब आता है कि खाना बदोश और घुमंतू लोग कौन थे आखिर में। अगला जैसे ही आइएगा
तो नया टॉपिक यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे। तो इनका जो मेनली काम था ना, ये बंजारा आप लोग जान भी थे कि एक जगह से दूसरी जगह ये भटकते थे अपने मवेशी वगैरह के साथ में, और जहाँ पे रहते थे उस मवेशी का दूध निकालते थे, खाते थे और वहाँ पे इस्तेमाल करके इसी तरह से ये अपने आगे बढ़ते जाते थे। तो जो इनका एक ग्रुप होता था उसको कारवां बोलते थे, और उस कारवां को टांडा बोला जाता था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे, उनका कारवा टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों को ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज को ढुलाई के लिए करते थे। अब देखिए, जो ये बंजारा होते थे ना, बंजारा एक जगह से दूसरी जगह अपने मवेशियों के साथ में यहाँ पे घूमते रहते थे, चलते रहते थे। तो इसका फ़ायदा अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया। अलाउद्दीन खिलजी बाजार में जो भी यहाँ पे सामान उनको बेचने के लिए भेजना होता था, तो यही बंजारे लोग को यहाँ पे हायर करते थे और अपना सामान को यहाँ पे भेजते थे। इसमें देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, बहुत सारे सैन्य अभियान में भी मुगल सेना के लिए यहाँ पे बंजारों से ही ढुलाई किया जाता था। मुगल सेना के लिए जो भी खाना हो गया, जो भी अनाज हो गया, तो इसके लिए जो बंजारों ने 1 लाख बैल अनाज वहाँ पे ढोटे थे, आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपके बुक्स में दिया गया है। अब उस देख लेते हैं कुछ जनजाति के बारे में जो कि आपका बुक्स में यहाँ पे दिया गया है। गोंड वगैरह जनजाति इनका किस तरीके से था और क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं। तो गोंड के बारे में अगर के हम बताते चले तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे, ठीक है। और अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में ये भी उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड यहाँ पे 70,000 गांव में रहते थे, वहाँ के जो उस समय गोंड थे, ठीक है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी एकीकृत केंद्रीकृत हो रही थी और राजगढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था, ठीक है। और गढ़ जो कटंगा है, गोंड राजा अमरदास ने संग्राम शहर की उपाधि यहाँ पे संग्राम शाह की जो है उपाधि धारण की थी। उसके पुत्र दलपत के महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से यहाँ विवाह किया था। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद सबसे वीवीआई पॉइंट ये वाला पॉइंट दिया गया है कि 1565 ईस्वी में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उनकी हार हुई, लेकिन उन्होंने समर्पण करने से अच्छा सोचा कि हम मर जाते हैं, और वहाँ पे वो मर जाना बेहतर समझा और वो मर गए। और उनका पुत्र भी इसी लड़ाई में यहाँ पे मुगलों का सामना करते हुए मारे जाते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि 1565 ईस्वी में यहाँ पे मुगल सेना से इन लोगों ने भिड़ा था। अब एक जनजाति समूह आता है जिन्होंने कभी भी मतलब यहाँ पे अपना घुटना नहीं टेका मुगलों के सामने में। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे एक बात निकल के आता है जो कि आपके बुक्स में दिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं क्योंकि इसने यहाँ पे अपनी ताकत से मुगल सेना को हराया था। तो अगर कि इसमें देखिएगा इसमें क्या चीज़ यहाँ पे लिखा गया है तो मैं आपको बताते चलता हूँ। लाचिल बरफुकन अहोम सेना के सेनापति थे। अहोम जो जनजाति थे उसके सेना के ये जो लाचित थे ये सेनापति थे। इन्होंने 1671 में सराय घाट के युद्ध में लाचित बरफुकन ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को यहाँ पराजित किया था। यहाँ तक कि मुगल सेना में देखिएगा कितने लोग थे, 18,000 घुड़सवार थे, 30,000 सैनिक थे, 15,000 तीरंदाजी थे, 5,000 बंदूक सैनिक थे और 1,000 तोपें थे। इसके बावजूद भी इनका जो जिसका नेतृत्व जो था मुगल सेना का नेतृत्व राम सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन लाचिन के सैन्य कुशलता के कारण यहाँ पे मुगल सेना पर रोक लगाई और मुगल सेना यहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ा। आप लोग याद रखिएगा। आपसे सवाल यही पूछेगा कि सराय घाट का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1671 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, जो कि आपका बुक्स में करके देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये चीज़ दिया गया है। एक एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, केवल आप इस वीडियोज़ को देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट आता है कि नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास में सराय घाट के युद्ध से नाम से यह प्रसिद्ध है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा जैसे कि मैंने ऊपर में बताया। अब आता है अहोम के बारे में, एक्चुअल में इसके क्या कुछ थे, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार के मौजूदा जो है अहोम जो जनजाति है मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र नदी
घाटी में आ बसे थे। अगर हम चित्र में आपको दिखाना चाहे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रहा ब्रह्मपुत्रा घाटी, और यहाँ पे देखिएगा तो जो ये अहोम लोग थे इसी क्षेत्र में आकर यहाँ पे बसते थे। अब ये जो लोग आए थे ये म्यांमार से लोग आए थे, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय शस्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण करने में ये सक्षम हो गई। जो ये अहोम जनजाति थी बहुत ही उस समय के लिए ताकतवर ये जनजाति होती थी, क्योंकि 1660 ईस्वी में भी इन्होंने यहाँ पे बारूद और तोप का आविष्कार कर लिया था और उससे यहाँ पे ये युद्ध लड़ते थे, याद रखिएगा। 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद भी यहाँ पे अहोम लोगों की पराजय हुई। यहाँ पे अहोम जो जनजाति थे उनका यहाँ पे पराजय हो जाता है, आप लोग याद रखिए। कब? 1662 ईस्वी में मुगल जो सेना ने यहाँ पे मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम के साथ में सामना करते हैं। कब? 1662 ईस्वी में। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कोई भी बुक्स पढ़िएगा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में ही मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। जो अहोम समाज थे कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ होती थी। शुरुआत में अहोम लोग जो थे अपने जनजाति देवता की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिर और ब्राह्मणों के राजा के द्वारा भूमि अनुदान दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी उनका जो रिचुअल्स था, उनका जो संस्कृति था, उसको पूरी तरह से यहाँ पे नहीं छोड़े थे, आप लोग याद रखिएगा। एक और भी आता है कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। ये सब याद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बुरंजी नामक जो यहाँ पे कृति था किस भाषा में लिखा गया था, तो सबसे पहले तो इसको अहोम भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में यहाँ पे उसको असामी भाषा में लिखा गया था। तो यहाँ जो पॉइंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए गए थे, जो कि आपका परीक्षा के दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकते थे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे देखिएगा ना, जो भी भक्ति आंदोलन का दौर शुरू हुआ था तो उसके बारे में इसमें पढ़ने को मिलता है। और देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 आपका यहाँ पे दिया गया है, जिसका नाम है भक्ति आंदोलन, यानी कि ईश्वर के अनुराग, जैसे कि आपको मैंने ऊपर में अभी बताया। मैं फिर से आपको इस चैप्टर को दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ईश्वर का अनुराग के बारे में यहाँ पे आपको इसमें पढ़ने को मिलता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आइएगा कि दक्षिण भारत में दो यहाँ पे संत हुए। एक जो संत थे नयनार संत थे और दूसरे जो संत थे अलवार संत थे। जो ये नयनार संत थे ना, ये शैव धर्म के उपासक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नयनार और जो अलवार थे, जो अलवार थे वो वैष्णव धर्म के मतलब उपासक थे, और जो यहाँ पे नयनार थे ये शैव धर्म के यानी कि शिव जी के उपासक थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी संत सभी जातियों के थे, ऐसा नहीं था कि वो ब्राह्मण ही ये संत होते थे, सभी जातियों के थे, जिसमें कि दो जो जाति थी बहुत ही फेमस जाति थी। कौन कौन सा? पुलैया और पनार जाति, ठीक है। इसका इसलिए ही फेमस था क्योंकि ये समझिए ना कि पिछड़ा जगह से थे, ऐसे लोग थे जिनसे छुआछूत माना जाता था, तो ये भी लोग उसमें शामिल थे। और ये लोग जो भी इसमें शामिल थे ना, वो बौद्ध और जैन के कट्टू आलोचक थे, आप लोग याद रखिएगा, नयनार हो या अलवार हो, ठीक है। नयनार अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, वो एक जगह नहीं बैठते थे, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चले आते थे, ठीक है। उसके बाद नयनार के बारे में देखिएगा, नयनार टोटल का टोटल अगर जो संत है यहाँ पे 63 संत थे। वही अगर के अलवार संतों की संख्या देखिएगा यहाँ पे 12 संत थे, ठीक है। जो 63 नयनार संत थे उसमें देखिएगा कुछ प्रसिद्ध थे, जिसका नाम अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिकवान सागर है। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनके द्वारा यहाँ पे गीतों को 2 संकलन किए गए हैं। कौन कौन सा गीत? जो कि नयनार संतों के द्वारा लिखा गया है, त्योरम और तिरुवाचकम। ये सब तमिल नाम है, इसलिए इतना टफ नाम है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अलवार संतों के बारे में देखिएगा, इसमें से कुछ अलवार संत जो फेमस थे, पेरी वलवार, उनकी पुत्री अंडाल और टोवर टिपोडी, बहुत ही टफ नाम है अलवार। ये सब जो नामालवार ये जो है, ये सब यहाँ पे अलवार संत थे, आप लोग याद रखिएगा। और इनका गीत का जो नाम था दिव्य प्रबंधन था, आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दर्शन और भक्ति के बारे में आपको इस चैप्टर्स में पढ़ने को मिलता है। जैसे ही नीचे में आइएगा आपको तो यहाँ पे मैंने तो इसको तो बता दिया। अब यहाँ पे जैसे ही नीचे में आइएगा तो यहाँ पे दर्शन और भक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसमें कि शंकराचार्य वगैरह के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि भारत में प्रसिद्ध
प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। आपको पता होगा शंकराचार्य के बारे में ये बात हो रहा है। वे जो शंकराचार्य थे ये द्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, जो कि परमात्मा उसको बोलते हैं जो परम सत्य हो, दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का यहाँ पे उपदेश दिया। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। उसके बाद जो रामानुज संत थे वो तमिलनाडु में पैदा होते हैं। वे विष्णु के भक्त अलवार संतों में से बहुत प्रभावित थे ये, ठीक है। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्याय भक्ति का भाव रखना है, आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे वीरशैववाद के बारे में आपको इस चैप्टर्स में पढ़ने को मिलता है, जैसे कि अगर के नीचे में आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है ऊपर में, ठीक है। वसवन्ना और वीरशैववाद। तो वर्षवन्ना ये वीरशैववाद क्या है ना, यहाँ पे देखिए, ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्ति की समानता के पक्ष में जाति नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क रखा। देखिए एक यहाँ पे विचारधारा आता है ब्राह्मणवादी विचारधारा। ब्राह्मणवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा है, ये प्राचीन काल से ही कभी भी सारे मनुष्यों को एक समान नहीं मानते आया है। इन्होंने हमेशा से ही समझिए कि मनुष्यों में भिन्नता पैदा किए हैं, कि मतलब एक जो जाति होगा वो उच्च जाति होगा और बाकी जो जाति होगा उच्च जातियों का यहाँ पे सेवा करते आएगा। इस तरीके का ये ब्राह्मणवादी विचारधाराएं होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो थे ना वसवन्ना और वीरशैववाद, तो वीरशैववाद में ब्राह्मणवादी विचारधारा का यहाँ पे कटु आलोचक थे, कभी भी इनके पक्ष में इन्होंने वोट नहीं किया। साथ ही साथ ये सभी जाति को, सभी नारी को, सभी लोगों को यहाँ पे समानता के भाव से ये देखते थे। इनका ये मेन ये एजेंडा था, ठीक है। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और वीरशैववाद के जो मतलब मानने वाले थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है दक्कन में भक्ति आंदोलन, कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे जो वैष्णव संत थे, कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। देखिए ये सब कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है कि नामदेव जो यहाँ पे भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे वो किस राज से संबंधित थे। तो याद रखिएगा ये सब जो लोग जो भी नाम बताएं ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर के अगला पॉइंट में यहाँ पे आइएगा तो आपके बारे में यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखिएगा, दक्कन के भक्ति आंदोलन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। भगवान विट्ठल की आराधना में वरकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो कि पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर दिया। कौन? वरकारी संप्रदाय ने। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों ने काफ़ी लोकप्रिय यहाँ पे ये हुआ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इन संतों में जो सबसे महत्वपूर्ण संत थे, जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र में अपना महाराष्ट्र में वो संत हुए थे, उसमें कुछ यहाँ पे जो संत है जैसे कि मैंने ऊपर नहीं बताया, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसे स्त्रियाँ यहाँ पे महत्वपूर्ण थी। और एक जो आता है ना चोखा मेखला एक परिवार है, जो कि वहाँ पे छुआछूत समझने जाने वाली जाति थी, ये भी इन संतों में शामिल थी, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद सुप्रसिद्ध गुजराती जो संत थे नरसिंह मेहता ने कहा था, एक बात याद रखिएगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये किसने बोला था? तो याद रखिएगा नरसिंह मेहता संत ने बोला था, जो कि एक गुजराती संत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपका इस चैप्टर्स में दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा तो आपका यहाँ पे जो पढ़ने को मिलता है इस्लाम और सूफी संत के बारे में पढ़ने को मिलता है। इस्लाम हमेशा से ही ना एकेश्वरवाद को बिलीव करता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को अपना स्नेह मानते हैं, वो है एक अल्लाह। उनके सिवा इनको कुछ एक पे भी मतलब नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ आप दुनिया के, आप चाहे साउथ अफ्रीका में चले जाइए, इंडिया में चले जाइए या किसी भी देश में चले जाइए, ये इन्हीं को मानते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इस्लाम, जैसे कि मैंने बताया, इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता का प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। मध्य एशिया में महान सूफी संत गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। अगर के मिडिल ईस्ट में कुछ सूफी संतों के नाम आपसे पूछ दे कौन कौन इनमें से है या कौन में नहीं है, तो याद रखिएगा ये जो मैंने आपका नाम बताया, गज्जाली, रूमी और यहाँ पे सादी, ये सब जो है ना ये मिडिल ईस्ट के सूफी संत है, याद रखिएगा। 11वीं शताब्दी की
से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। कब? 11वीं शताब्दी का बात हो रहा है। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही भी ये सवाल है, याद रखिएगा। और बहुत सारे औलिया जो थे भारत में आते हैं, जैसे कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, और यहाँ पे पंजाब में बाबा फरीद, दिल्ली में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। सवाल तो कभी कभी भी पूछ देता है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पे है, तो ये मकबरा आप लोग याद रखिएगा। ये मकबरा कहाँ पे है? तो ये मकबरा है दिल्ली में। यहाँ पे इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक खानकाह होता है। खानकाह में जहाँ पे जो सूफी संत होते हैं एक जगह बैठ के विशेष में मीटिंग करते हैं, मतलब आयोजन करते हैं, उसको खानकाह बोला जाता है। कभी कभी ये भी नॉर्मली सवाल पूछ देता है। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर थे। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य की रचना की थी। अगर के देखिएगा बुक्स में ये सारा चीज़ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से दिया गया है। अब देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या इसके बारे में लिखा गया है कि कश्मीर में 15वीं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ऋषि पंथ है। इस पंथ की स्थापना किसने किया था? शेख नूरुद्दीन वली ने किया था, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, ने की थी, ठीक ना, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। तो आप लोग याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट यही सवाल पूछ देगा कि जो यहाँ पे ऋषि पंथ का उदय कहाँ पे हुआ था, तो ये कश्मीर में हुआ था। किसने किया था इसका स्थापना? तो शेख नूरुद्दीन वली ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट पे जैसे ही आएगा कि उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरीके से मिलते हैं, कबीर तुलसीदास वगैरह के बारे में इसमें पढ़ने को मिलता है। तो अवधि का में जो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, आप लोग याद रखिएगा, वह एक भक्ति भाव है। उसमें सब कुछ संस्कृति, कृति और इस सब सारे चीज़ों को उसमें समाहित किया गया है। उसके बाद आते हैं असम के शंकर देव के बारे में, ठीक है। असम के शंकर देव को इनके समकालीन थे और विष्णु की भक्ति पर बल दिया। किसमें? और असमिया भाषा में कविता और नाटक लिखे थे। कौन? शंकर देव ने। शंकर देव कहाँ से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। अगर कि हम आपको इसका मैप दिखाना चाहे तो मैप के थ्रू मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें जो जो चीज़ दिया गया है, जो यहाँ पे जैसे देखिए कबीर हो गए, रैदास हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, तुलसीदास हो गए, ये सारे जो संत थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। वहीं अगर महाराष्ट्र में देखिएगा तो महाराष्ट्र में एक नाथ हो गए, तुकाराम हो गए, ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, नामदेव हो गए, ये सब महाराष्ट्र के थे। और तमिलनाडु में अगर कोई संत का नाम पूछ दे, जैसे कि रामानुजाचार्य हो गया और मल्लावर हो गया, ये सब जो थे मणि यहाँ के कहाँ के? तमिलनाडु के थे। अगर असम के देखे तो शंकर देव वगैरह जो गए ये असम के थे। तो इस सब के बारे में कभी कभी सवाल आपसे डायरेक्ट सिंपली सवाल यहाँ पे पूछ देता है, तो आपको ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए। अब देख लेते हैं कबीर के बारे में, इस बुक्स में क्या क्या चीज़ दिया गया है। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी के यहाँ पे प्रभावशाली संत थे। इनका जो पाषाण पोषण हुआ था बनारस में हुआ था। एक मुसलमान यानी कि जुलाहा बुनकर परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था, याद रखिएगा। ये उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है और हमें उनके विचारों को जानकारी में साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। यानी कि इनका जो मेन रचना है, इनको पता नहीं चलता है कि रचना कहाँ पर है, लेकिन जो घुमंतु लोग होते थे एक जगह से दूसरे जगह जो घूमते थे, इनकी रचनाओं को इन लोकगीतों के थ्रू गाते रहते थे, ठीक है। इनमें से कुछ भजन जो है गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित किया गया है। बीजक के रचयिता कौन है? सवाल बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और इनके जो उपासक थे, हिंदू भी उपासक थे और मुसलमान भी उपासक थे, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और जो ये कबीर है ना, निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो पूजा मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा के भी विरोध में ये थे और ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के भी ये मतलब विरोध में थे। ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे बाबा गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान के ननकाना साहिब में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारे इनके अनुयायी थे और जो इनका नियमित उपासना के लिए करतारपुर एक जगह है, वहाँ पे अपना जमा होते थे सब लोग, ठीक है।
बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाला कहा गया। ठीक है, जहाँ पे सब लोग एक जगह जमा होते थे। वर्तमान में इस धर्मशाला का नाम बदलकर यहाँ पे गुरुद्वारा कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। जो यहाँ पे 1539 ईस्वी में गुरु नानक का यहाँ पे मृत्यु होता है और उनके बाद इनका एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिनका नाम होता है लहना। नाम तो होता है लहना, लेकिन इनको गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु अंगद का नाम महत्व था। गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिए, इसीलिए इनका जो नया संग्रह हुआ वो गुरुमुखी लिपि हुआ। तो आप लोग याद रखिए, गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। बहुत ही VVI, भारत के हर एक एग्जामों में ये सवाल पूछा जाता है। ये सिख अगर के संप्रदाय से सवाल आता है तो गुरुमुखी लिपि का ही सवाल आता है, आप लोग याद रखिएगा। अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1760 ईस्वी में बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों का पवित्र जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। किसने इसका संकलन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। इसी को देखते हुए 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को यहाँ पे मृत्यु दंड का सजा देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भूलिएगा नहीं, आप लोग याद रखिएगा। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का यहाँ पे स्थापना करते हैं। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गई है। आपको पता होगा, पूरा पंजाब में समझिए कि सिख जो समुदाय है उनका वर्चस्व है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा कुछ जो चैप्टर्स था, ये चैप्टर्स पे ख़त्म हो गए। साथ ही साथ जो गुरु गोविंद सिंह ने, इन्होंने 3 शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। पहला नाम, दान और स्नान। मैंने स्नान मतलब नहाना था। याद रखिए, कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है कि जो 3 शब्द हैं किस सिख गुरु से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है, जैसे कि मैंने बताया, गुरु गोविंद सिंह से कौन कौन? नाम हो गया, दान हो गया और स्नान हो गया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 6 से जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दिए। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास। चैप्टर नंबर 7 में जैसे ही आते हैं, 7 में जैसे ही आते हैं, अगर के आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं चेर और मलयालम का विकास के बारे में देते हैं कि महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय और दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल का हिस्सा था। याद रखिएगा, जो चेर वंश थे, चेर वंश का जो शुरुआत हुआ था वो केरल में ही हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और वहाँ पे जो केरल का जो भाषा बोला जाता है वो मलयालम भाषा बोला जाता है, तो इसको भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, मलयालम को बोला जाता है ना कि ये संस्कृत से उत्पत्ति हुई भाषा है, इसीलिए मलयालम और संस्कृत बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, आप लोग याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक शब्द आता है कि मणि प्रवालम। मणि प्रवालम का जो 2 अर्थ होता है, ये 2 शब्दों से मिला होकर बना हुआ है। एक होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ के 2 भाषाओं है, संस्कृत और यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा मलयालम है, दोनों के संयोग से ये बना हुआ है मणि प्रवालम। याद रखिएगा, जो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि आपका NCERT बुक्स में इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही चैप्टर 7 में आइएगा तो यहाँ पे जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये संप्रदाय मुख्यतः यहाँ पे उड़ीसा में पाए जाते हैं, आपको पता होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे ये संप्रदाय है, जगन्नाथी संप्रदाय। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण जो है पुरी, जो कि उड़ीसा के जगन्नाथ संप्रदाय है। ठीक है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर यहाँ पे विष्णु के उपासक मान लिया जाता है। और 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा जो अनंत बर्वन थे, वो पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का यहाँ पे निश्चय किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है किसने बनवाया था? तो अनंत बर्वन ने बनवाया था, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद भी बहुत सारे राजा आए और यहाँ पे अपना योगदान दिए इस मंदिर में। तो ऐसे ही अगर देखिएगा कि 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं के बारे में। जो राजपूत का मेन गढ़ माना जाता है वो राजस्थान माना जाता है, याद रखिएगा। और वहाँ पे एक प्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा। सती प्रथा ऐसा प्रथा था, अगर कि इनका पति मर जाता था तो इनको जिंदा ही उससे
चिता पर डालकर इनको भी जला दिया जाता था, जो कि प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, खास करके राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, अब बताइएगा कि सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सा यहाँ पे गवर्नर जनरल ने बहुत ज़्यादा काम किया था और कब इसको बैन किया गया था, दोनों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। बाकी क्लास 8 में जब यहाँ पे मॉडर्न इंडिया जब हम पढ़ाएंगे उसमें तो सब कुछ यहाँ पे हम आपको पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, अगला आता है कि क्षेत्रीय सीमांतों के परे कथक नृत्य की कहानी। यहाँ पे जो कथक कहानी है ये समझिए कि उत्तर भारत का एक नृत्य है। ठीक है, कथक का मतलब होता है कथा शब्द से निकला हुआ है, जिसका प्रयोग संस्कृत एवं अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। ये कथक का उपयोग ना मुगल बादशाह अपने राज दरबार जो होता था वहाँ पर भी इस नृत्य का आयोजन किया करते थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे चलकर दो परंपरा घरानों का फूला फूला, जो घराना था, दो घराना का मतलब ज़्यादा यहाँ पे उन्नति हुआ। कौन कौन सा? एक राजस्थान का जयपुर घराना और यहाँ पे लखनऊ घराना, ये दोनों है इंपॉर्टेंट ही याद रखिएगा, जो कि मेन घराना में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ नृत्य का नाम बता रहे हैं, इसको तो आपको रटा रटाया होना चाहिए। जो भरतनाट्यम नृत्य है वो तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, उड़ीसा जो है ओडिसी नृत्य है जो उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और मणिपुरी जो लोक नृत्य है वो मणिपुर का है। तो जो जैसे उड़ीसी का तो आपको पता होगा उड़ीसा से संबंधित है, तो मणिपुरी मणि संबंधित है। बाकी जो ये तीन है ना, तीन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कली से केरल आप लोग याद रख सकते हैं, कथकली तक तो इसको केरल कर सकते हैं। भरतनाट्यम कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिल लोग जो होते हैं ना, ये भारत का बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ से हो जाएगा? तमिलनाडु से हो जाएगा। बाकी आपका कुचिपुड़ी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कुछ करना है तो आपको कुचिपुड़ी आना होगा, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब स्टैटिक में पढ़ाऊंगा ना तो एक एक चीज़ को हम आपको याद करवा सकता हूँ लॉजिक के थ्रू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर संरक्षण और चित्रकला के बारे में क्लास 7 में आपको पढ़ने को मिलता है। जैसे कि अगर के नीचे में आते हैं, अब देखिए ये बहुत ही फेमस यहाँ पे पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, आप लोग दर्शन कर लीजिए इसका। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला में हम आगे में जैसे ही आइएगा तो आप लोग को यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय सीमांतों के परे कथक नृत्य के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे में आइएगा शास्त्रीय नृत्य में आपको बता दिया कि कौन कौन से नृत्य कहाँ कहाँ पे होते हैं, सब कुछ मैंने इस PDF में इंक्लूड कर दिया गया। जिनको भी ये नोट्स चाहिए होगा जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 91768345 इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। फ़ोन मत कीजिएगा, फ़ोन हो सकता है मैं रिसीव नहीं कर पाऊँ। जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए होगा बिहार शिक्षक से भर्ती के से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे दिला दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है आपका क्या कि संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्र की परंपरा। इसमें चित्रकला में अगर क्या आते हैं तो मुगल बादशाह में 2-3 जो मुगल बादशाह ने बहुत ही ज़्यादा चित्रकला के संरक्षण पर ध्यान दिए। जो कौन थे? अकबर थे, जहांगीर थे और शाहजहां थे। ठीक है, इन तीनों ने पांडुलिपियों का भी यहाँ पे चित्रण कराया था। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द में हिमालय की तलहटी का जो इलाका है 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में लघु चित्रकला का एक संपूर्ण वहाँ पे केंद्र बन गया था, आप लोग याद रखिएगा। और जो ये हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश में एक शैली का विकास हुआ जिसका नाम है बसोहली शैली। बसोहली शैली का विकास कहाँ पे हुआ? सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ? तो ये हिमाचल में हुआ, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित हुई थी वो 2 पुस्तक थी, भानुदत्त और रसमंजरी। ये सब चीज़ यहाँ पे कहाँ पे था? जैसे कि यहाँ पे जैसे बताएं हिमाचल प्रदेश में था, आप लोग याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे बंगाल के बारे में दिया गया है। बंगाली भाषा का विकास ऐसे लोग बोलते हैं ना कि ये संस्कृत से निकला हुआ है, लेकिन पहले जो था वहाँ पे बंगाल जो है, बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पे स्टार्टिंग से ही लोग बंगाली बोलते आया है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है कि जो बंगाली है वो भी संस्कृत से निकला हुआ है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। 1586 ईस्वी में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीता था, यानी बंगाल को जब जीता था, तो इसको सूबा नाम से जाना गया। वहाँ पे आपको पता होगा जो प्रशासन का जो तरीका था मुगल काल के दौरान, उसका भाषा फारसी था। उसके बाद भी वो जो क्षेत्रीय भाषा लोग थे उसी में बंगाली में भी डील करते थे, आप लोग याद रखिएगा। बंगाल का इतिहास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आइएगा तो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है इस चैप्टर्स में, मछली भोजन के रूप में दिया गया है। आपको पता होगा अगर क्या आप पश्चिम बंगाल से रहते हैं या आप बंगाल जाते हैं तो वहाँ पे सबसे जो चीज़ आप देखते होंगे ना, मछली उनका खाना मुख्य खाना है। अब मछली जो पकड़ना है ना, उन लोग का वहाँ पे प्रमुख धंधा भी है। यहाँ तक कि वहाँ का जो एक ग्रंथ है जिसको बृहद धर्म पुराण बोला जाता है, बंगाल में जो ये रचित हुआ था, एक संस्कृत धर्म ग्रंथ है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी कुछ किस्म की मछली खाने का अनुमति देता है। आपको पता होगा कि जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ है, या ब्राह्मण को कोई भी मतलब नॉनवेज खाने को परमिशन नहीं देता है, लेकिन ये जो संस्कृत ग्रंथ है
बृहद धर्म पुराण, इसमें ब्राह्मण को भी किसी खास किस्म की मछली को खाने का अलाउड करता है, वो भी कहाँ पे, बंगाल में। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बंगाल जो है एक नदीय मैदान है जहाँ मछली धान का उपज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए यहाँ पे लाजमी सी बात है, अगर के यहाँ पे मछली ज़्यादा उत्पन्न होगा तो खाएगा भी लोग उतना ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जैसे ही आइएगा यहाँ पे आपको मुगल काल के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मुगल साम्राज्य ने, मुगल साम्राज्य के बारे में तो आपको बता दिया। यहाँ मुगल साम्राज्य के बाद में, कब बाद में, तो 1707 जब औरंगजेब का मृत्यु हुई, उसके बाद से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तो इसमें 18वीं शताब्दी में नए राजनीति का गठन इस चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलता है। जैसे ही नीचे में आइएगा, यहाँ पे दिया गया है कि मुगल साम्राज्य की प्रवृत्ति, मुगलों के लिए संकट की स्थिति। आपको पता होगा जब नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली में बहुत ज़्यादा मतलब तबाही मचाई थी इसने, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे धन दौलत लूट था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद यहाँ पे आक्रमण करता है। उसके बाद से बहुत सारे आक्रमणकारी आए यहाँ पे भारत पर आक्रमण किए। उसके बाद 1748 से लेकर 1761 के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूट मचाई। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने, याद रखिएगा, 1761 में। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बेहद मतलब अपमानजनक स्थिति भारत में पैदा हो गई थी। 2 मुगल जो बादशाह थे, फर्रुखी और अलमगार द्वितीय की हत्या भी कर दी गई, और 2 अन्य बादशाह जैसे कि अहमद शाह थे और शाह आलम द्वितीय जो थे, इनको अपना ही इनका आदमी ने इन लोगों को अंधा कर दिया था। तो ये स्थिति हो गए थे अंतिम मुगल साम्राज्य का। ठीक है, अब उसके बाद राजपूत के बारे में जैसे ही आइएगा, इस बुक्स में नीचे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, जो यहाँ पे अपमान की स्थिति ये पैदा हुआ था। उसके बाद आगे में जैसे आएगा, देखिए यहाँ पे राजपूत के बारे में पढ़ने को मिलता है इस चैप्टर में। तो राजपूत के बारे में क्या कुछ है, यहाँ पे देखिए कि अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था के विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। आपको पता होगा जब मुगल्स आए थे भारत में, तो ऐसा नहीं था कि जितने भी लोग थे उनके खिलाफ थे। मैक्सिमम जो राजपूत राजघराना थे वो मुगल व्यवस्था के अंतर्गत काम करने लगे थे, अपनी बहन बेटियों को शादी विवाह भी मुगल काल में करने लगे थे। तो यहाँ पे उन लोगों को एक समय से हेल मेल के साथ में रहते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि सवाई राजा जैन सिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी स्थापित की और 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दे दी। ठीक है, कई राजपूत शासकों ने मुगल का आधिपत्य स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राजा था जिसने मुगल की सत्ता को चुनौती दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जो राजपूत राजघराना थे मुगल काल के नीचे काम करने लगे थे, लेकिन एकमात्र जो मेवाड़ राजघराना था, जो राजपूत थे, ये उन्होंने कभी भी मुगल्स की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, महाराणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हो गए। कौन? महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ आपका जयपुर के राजा जो जयसिंह थे उनके बारे में यहाँ पढ़ने को मिलता है कि राजा जयसिंह ने अपनी सत्ता के चरम सीमा पर थे और 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 से 6 साल के लिए यहाँ पे मालवा के भी वो सूबेदार रहे थे। आप लोग याद रखिए था। ठीक है, उसके बाद है कि अंबेर के शासक जो सवाई जैन सिंह थे ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था 5 जगहों पर। कौन कौन जगह पे? यहाँ पे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये जो जंतर मंतर होते थे ये खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए बनाए गए थे, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। फिर आता है सिख संप्रदाय के बारे में पढ़ना आपको इस बुक्स में। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व एवं पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह ने। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह छिड़ा था। और उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन में मतलब सार्वभौम बताया, अपने आप को मतलब सर्वोच्च बताएं, और सतलज यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। और 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर को यहाँ पे मुगलों ने बंदी बना लिया और 1716 ईस्वी में उसको यहाँ पे मार दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बहुत ही चीज़ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा दिया गया है महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों को यहाँ पे फिर से एकजुट करते हैं और 1799 ईस्वी में लाहौर को अपना राजधानी बनाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे मराठा।
सिख के बाद जैसे ही राजपूत हो गए, सिख हो गए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको मराठा के बारे में, ये देखिए फोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो है। ये आपको क्या है, 10वें गुरु गोविंद सिंह के फोटो है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये घोड़े पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा, आपको मराठा के बारे में हमने बता दिया। मराठा के बाद अगर के हम देखें तो आपको यहाँ पे जाट, सॉरी यहाँ पे क्या पता ना, मराठा का वही पढ़ना है। मराठा जो था एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था, जो मुगल का लगातार विरोध उत्पन्न, मतलब विरोध करते हुए आया था। उस पे जो प्रमुख एक राजा थे जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका कार्यकाल जो रहता है 1630 से 1680 के बीच में यहाँ पे रहता था। आप लोग याद रखिएगा। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति एक परिवार के हाथ में रही, जो कि शिवाजी का उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे। ठीक है, जब यहाँ पे शिवाजी की मृत्यु हो जाता था, उसके बाद जो भी शक्ति थी वो पेशवा के हाथ में चला जाता था, जो कि उस समय का मराठा का प्रधानमंत्री होता था। याद रखिएगा। जो यहाँ पे मराठा राज्य की राजधानी थी, कहाँ पे थी, वो पुणे में थी। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1720 से लेकर 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय की शुरुआत की। ठीक है, अंततः मराठा राज्य की यहाँ पे स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। और शिवाजी का यहाँ पे जो जन्म हुआ था 1630 ईस्वी में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। इनकी माता थी शाहजी और यहाँ पे अभिभावक थे, कौन थे, ये थे जीजाबाई थे। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। और इनके जो दादाजी थे वो कोंडदेव दादा थे, जो कि इनका मार्गदर्शन हमेशा से करते ही रहे थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों को अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशय किया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे आपको क्या, मराठा के बारे में, मराठा के बारे में देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें बहुत ही विख्यात व्यक्तित्व बनाया था। जैसे कि पता होगा, मुगल्स में और शिवाजी महाराज में 36 का आंकड़ा रहता था आप लोग। और ये जो मराठा जो थे ना, ये गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रचलित में थे। गुरिल्ला मतलब छुप के लड़ाई करना, इन लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर के देखिएगा, मराठा जो थे, मराठा को मुगलों ने यहाँ पे छीन लिया था, लेकिन पुनः 1720 ईस्वी में मालवा को और गुजरात को मुगलों से मराठा ने छीन लिया था। आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे दो कर के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछता है। कौन कौन सा, एक जो चौथ है और एक सरदेश मुखी है। ये दोनों मराठा साम्राज्य के समय का ये टैक्स पद्धति था। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, जो कि चौथ होता था। और जो सरदेश मुखी होता था, दक्कन के मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% का हिस्सा था। आपसे पूछेगा चौथ कितना होता था, 1/4 हिस्सा होता था। सरदेशमुखी कितना टैक्स होता था, 9 से 10% होता था। ये दोनों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ दिया गया कि मराठों को 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों ने कोई सहायता नहीं की और यहाँ पे लड़ाई हुआ था। जैसे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, उसके बारे में यहाँ पे ये हो रहा था। वैसे तो मराठों का यहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगला भाई। आगे में जैसे ही आएगा तो यहाँ पे जाट के बारे में पढ़ने को मिलता है आपको। तो जाट में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको यहाँ से बताते चलता हूँ क्या चीज़ यहाँ पे दिया गया है। जाट में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे जो जाट था ना, जैसे सिख हुए, जैसे मराठा हुए, तो उसी की तरह यहाँ पे जो जाट थे, ये जाट का मेन जो यहाँ पे उदय हुआ था वर्तमान समय के राजस्थान में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। अब इनका जो मेन नेता थे वो चूड़ामन नेता थे वहाँ उस समय के। ठीक है, और चूड़ामन के बाद जो एक और नेता हुए वो सूरजमल हुए, जो कि भरतपुर में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना किए थे। जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था ना, तो बहुत सारे लोग दिल्ली से यहाँ पे भागकर यहाँ पे भरतपुर में जाके छिपे हुए थे। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा जो यहाँ पे देखिएगा जो जो ये सूरजमल थे, जैसे कि मैंने बताया, सूरजमल ने जो अपना वर्चस्व स्थापित किया था, जो कि वर्तमान के यहाँ पे राजस्थान में थे। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बुक्स में जो दिया गया है कि सूरजमल ने कई किले महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इससे
क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किले में से एक है। आपसे पूछेगा कि भरतपुर का लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था सूरजपुर में, जो कि जाट नेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आगे यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्लास 8। तो क्लास 7 में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, जो भी क्लास 8 में जो भी चैप्टर्स थे, जो भी एक एक पॉइंट्स थे, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएं, और यहाँ पे फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आप जब से फीडबैक नहीं दीजिएगा तो अगला क्लास बनाने में हमको मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर के अगला क्लास अगर के चाहिए, क्लास 8 अगर के चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे वोट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।